जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। आप सभी चाहते थे कि सर सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी है उसके हिसाब से चला जाए, तो एक हमारी साइको रहती है कि जब तक हमें स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड लिखा हुआ नहीं दिखाई दे तो हम उस हिसाब से तैयारी नहीं करें। तो थोड़ा बहुत आपका जो पोल मैंने करवाया था टेलीग्राम चैनल पर, उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, इसीलिए 3 दिन के बाद आज ये क्लास आ रही है और इसका पैटर्न पूरा जो है इसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया। एक ऐसा कंटेंट तैयार किया है जिसमें न तो सरल है, न कठिन है, न केवल सेट और नेट बेस है, न केवल सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता। एक ऐसे नोट्स तैयार किए जो आपके हिंदी साहित्य को बेस्ट और एकदम क्लियर तैयार कर देगा, और इससे अच्छे, इससे शॉर्ट नोट्स आप कहीं नहीं देखोगे। कैसे गारंटी ले रहा हूं मैं इस चीज की? क्योंकि मैंने ऑथेंटिक किताबों से जब चेक की कि चलो कुछ नया ऐड करते हैं, तब मुझे एक चीज देखने को मिली कि क्वेश्चन जो पेपर में आएगा उसके अकॉर्डिंग जो मैटर है वो सारा अपने नोट्स में ऐड है। यानी इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी दूसरे नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की 5वीं क्लास। बहुत ही शानदार क्लास है आज की। तो आप देखेंगे, हाँ जी, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रास साहित्य जिसे कहते हैं, यानी जैन साहित्य। एक एक चीज क्लियर होगी, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा। देखिए, आनंद लीजिए। सबसे पहले चीज पता चले, अगर हमसे पूछ लिया गया कि जो जैन साहित्य है उसमें किस प्रकार का काव्य लिखा गया, वो प्रबंध काव्य था, मुक्त काव्य था, कैसा, तो याद रखें इसमें लिखी गई जो सभी चीजें वो किस में आती है, वो सभी प्रबंध काव्य लिखे गए। जैनों ने जो लिखा वो सारा प्रबंधात्मक काव्य था। किंतु कुछ प्रबंधात्मक काव्य में भी, प्रबंध काव्य में भी तो आपको पता है कि खंड और महाकाव्य दोनों आ जाते हैं, लेकिन ये किंतु कुछ महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त है। खंड काव्य ज्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन महाकाव्य की श्रेणी में लिखे गए ग्रंथ है। इन्होंने क्या किया, जो हिंदू कथाएं थी उन कथाओं को भी जो है अपनी रचनाओं का आधार बनाया, उन कथाओं को थोड़ा सा कन्वर्ट करके जो है वो मतलब लिखने का प्रयास किया। ठीक है। और अगर पूछा जाए इनका काल, तो 12वीं 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट। तो जैनों का समय कौन सा हो गया, 12वीं 13वीं के लगभग जो समय है वो हो गया। इसके बाद आता है कि इनके काव्य का उद्देश्य क्या था। तो हम उद्देश्य, मैं देखो आपको एग्जाम में किस हिसाब से प्रश्न आते हैं उसी हिसाब से जो है व्याख्या करता चलूंगा। तो अगर आपसे उद्देश्य पूछा तो बोला उद्देश्य क्या था, तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ही इनका जो है वो उद्देश्य था। ठीक है। और वही क्या कहलाया, वही रास साहित्य कहलाया था। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया वही रास साहित्य कहलाया। ये लीजिए यहां पर उद्देश्य क्या था, धर्म तत्व का निरूपण करना। तो 3 प्रश्न क्लियर हो जाता। सभी प्रबंधात्मक काव्य हैं 12वीं 13वीं शताब्दी, और उद्देश्य जो होता है इनका धर्म तत्व का निरूपण। अब बात आती है कि ये फैला कहां था। एक बात आती है कि ये किस क्षेत्र में फैला था। तो हम पढ़ते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में जो है वो सिद्ध थे, तो पश्चिमी में ना, इस तरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। पूर्वी में कौन से थे, क्योंकि जो भारत उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जब आप पढ़ते हो तो आपका पता होना चाहिए कि भारत के पूर्वी भागों में क्या रहा था, सिद्ध रहे थे। ये पूर्वी भाग था, यहां सिद्ध रहे। पश्चिमी भागों में क्या रहा, नाथ रहा। लेकिन ये जो राजस्थान, गुजरात, जो ये क्षेत्र है, ये आता पश्चिमी क्षेत्र में भी है। ये भी इन क्षेत्रों में मोस्टली क्या था, जैन धर्म जो है वो प्रचलित हुआ। तो पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात जो है इसके अहम राज्यों में आएंगे आप। राजस्थान और मोस्टली क्या है, राजपूताना, राजस्थान, गुजरात और थोड़ा बहुत दक्षिण, ये जो है ना राजस्थान, गुजरात और हल्का सा दक्षिण, ये जो क्षेत्र था ये क्षेत्र जैनों का था। तो पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता, किस कविता में किया, हिंदी कविता के माध्यम से किया। अब इन्होंने जो साहित्य लिखा था, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो, इन्होंने फागु, चरित, आचार, 3-4 प्रकार से शैलियां, 4 प्रकार से लिखा था। तो उसमें आप देखते हैं आचार शैली में जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता अधिक है। तो जो जैन साहित्य लिखा गया था उसमें जो एक शैली थी, आचार शैली। देखो, जैन जो आचार, फागु, चरित, ये मुख्य 3 हैं, आचार, फागु और चरित। अब जो आचार शैली है, तो आचार शैली में जो जैन काव्य लिखा गया था उसमें क्या थी, उपदेशात्मकता अधिक थी। यानी वो किस प्रकार के काव्य थे, उपदेश परक काव्य थे। उसके बाद इसमें फागु भी लिखे गए, जैसे नेमिनाथ फागु,
ये रचना मैं आगे बताऊंगा कि नेमिनाथ फागु में जो है वो नेमिनाथ ने किसका वर्णन किया है। ठीक है, ऐसे ही कुछ चरित्र काव्य भी लिखे गए थे। ठीक है, ये काव्य शैली में सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो फागु और चरित जो है ये काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है, यानी एकदम सिंपल जो काव्य हैं, साधारण काव्य हैं, वो लिखे गए थे। जबकि आचार शैली में लिखा गया साहित्य जो था उसमें क्या थी, उपदेशात्मकता अधिक थी। क्या थी, उपदेशात्मकता अधिक थी। ठीक है, अब देखिए आगे, रास शब्द की उत्पत्ति। अब बात आती है कि रास शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अगर कुछ मत आपसे पूछे जाएं, ठीक है, तो वो मत कौन कौन से हैं आप बताएं। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, भरत मुनि जो है वो रास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं, क्रीड़ा नियक से। जबकि अभिनव गुप्त कहते हैं रास का अर्थ ही क्या है, रूपक है। रास का अर्थ ही क्या है, रूपक। रास शब्द लोक जीवन में कृष्ण की लीलाओं के लिए क्या हो चुका है, रूढ़ हो चुका है। लेकिन यह जो रास शब्द है ये जैन मंदिरों में श्रावक लोगों द्वारा ताल देकर गाए जाने वाला एक क्या है, गान है। ये वो रास नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित शब्द है, बल्कि ये क्या चीज है, ये श्रावक लोगों द्वारा मंदिर में ताल देकर गाए जाने वाला क्या है, गान है। ये बात क्लियर है। हाँ, इससे पहले ये भी चीज आपको बतानी जरूरी है कि जो अभी मैं बता रहा था शैलियों के बारे में, तो जैसे आचार है, फागु है, चरित है, और चौथी शैली कौन सी हो जाती है, रास। तो ये चार शैलियां थी, आचार, फागु, चरित और रास। जिसमें आचार जो शैली है वो है उपदेशात्मकता के लिए प्रसिद्ध, जो चरित और फागु है वो सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है, और फिर है रास। रास जो है वो जैनों की सबसे प्रमुख शैली है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो यही हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भरतेश्वर बाहुबली। अब जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो हम सबसे पहली रचना कौन सी पढ़ते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी यानी इनका जो काल लगभग 1184 ईस्वी माना जाता है। और आपको पता होगा कि गणपति चंद्रगुप्त ने GCG गणपति चंद्रगुप्त ने इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। ये भी आपने शायद पहले पढ़ा होगा और हमने पढ़ा भी था और आपको बताया भी था। ठीक है, अब इन्होंने जो अपना काव्य लिखा भरतेश्वर बाहुबली राज, तो ये भरतेश्वर और बाहुबली दो भाइयों की कहानी है पूरी। भरतेश्वर और बाहुबली के आपस की जो लड़ाई, तो इसमें तीन रस आपको, श्रृंगार भी मिलेगा, शांत में मिलेगा, और वीर रस, श्रृंगार, शांत और वीर रस। अब जैनों ने, आपको पता है, अपभ्रंश में भी लिखा था, कुछ रचनाएं इनके अपभ्रंश में मिलती है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि जैनों द्वारा जो है वो, जैनों द्वारा जो अपभ्रंश में प्रथम रचना, अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश में प्रथम जैन काव्य, अपभ्रंश में प्रथम जैन काव्य पूछा जाए, तब तो आएगा वहां उपदेश रसायन रास। क्या आ जाएगा, उपदेश रसायन रास आगे आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में रचित प्रथम जैन काव्य कौन सा है, हिंदी में रचित, तब ध्यान रखना कि भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो हिंदी में रचित जो है वो प्रथम काव्य है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे हिंदी भाषा, तो हिंदी, इसमें हिंदी और गुजराती दोनों भाषा हैं, लेकिन हिंदी भाषा इसकी प्रमुख भाषा है। तो हिंदी में रचित प्रथम जैन काव्य भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिनविजय का नाम आपने सुना होगा। मुनि जिनविजय कौन से हैं ये मुनि जिनविजय वही हैं जिन्होंने रासों में अर्ध प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासों को, अगर हजार मुनि सुने तो वो मुनि जिनविजय। इन्होंने इस ग्रंथ को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। क्या माना है, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अब इसमें कुल छंद कितने हैं, तो इसमें कुल 205 छंद हैं। ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है ये 205 जो है छंदों की रचना है। और ये कैसा काव्य है, खंड काव्य। अभी हमने बात की थी ना कि प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए, लेकिन कुछ महाकाव्यात्मक हैं, क्योंकि ज्यादा क्या है, ज्यादा खंड काव्य आपको मिलेंगे। तो ये खंड काव्य, इसका उद्देश्य क्या था, इस रचना का उद्देश्य था कि मोक्ष के भाव को प्रतिपादित करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। ये चीज आपको क्लियर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें होती है, लेकिन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, तो हिंदी की प्रथम रचना है। फिर आप आगे चलते हैं, तो आप देखिए पंच पांडव चरित्रास। पंच पांडव, 5 पांडवों की बात हो रही है। 5 पांडव हैं, तो इसका मतलब 5 पांडव, हमारे इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 5 पांडव हुआ करते थे। तो चलिए, तो इसका मतलब ये रचना भी है तो शालिभद्र सूरी की। ये अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। इसमें क्या है, अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, वो ये है
कि रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना जो है वो यही है। तो रास परंपरा की प्रथम हिंदी की रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। रास परंपरा की प्रथम अपभ्रंश में लिखी हुई रचना कौन सी है? उपदेश रसायन रास। रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है? वो पंच पांडव चरित्रास। ठीक है। और ये रचना पंच पांडव 15 सर्ग, इसमें पांडवों ने 15 सर्ग में जो कथा लिखी, और ये पूरी की पूरी कथा किस तत्व पर आधारित है? अहिंसा पर आधारित है। इसके अलावा आपसे थोड़ी पूछा जाएगा कोई कि इसमें क्या है, पंच पांडव के नाम बताओ, पंच पांडव में क्या क्या बखान आया है, पात्रों के नाम बताओ, कोई नहीं पूछा जाएगा। तो 15 सर्गों में 5 पांडवों की कथा अहिंसा पर आधारित है। उसके बाद इन्होंने बुद्धिरास लिखा था, ये भी शालीभद्र। 3 ग्रंथ हैं शालीभद्र सूरी के, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित्रास और बुद्धिरास। बुद्धिरासो किसका है? जलहन का है। किसका है? जलहन का है। अब देखिए, ये था एक चंदन, क्या नाम था इसका? चंदन। और ये एक लड़की थी जिसका नाम था बाला। तो चंदन को हमेशा ये आस लगी रहती थी कि बाला एक दिन आएगी, है ना। चंदन को आस थी बाला की, इसीलिए कवि का नाम क्या पड़ गया? आसगु। अच्छा, आस कैसी थी? तो इसको आस पूरी आस थी, इसीलिए पूरे 1200 में ये रचना लिखी गई थी। पूरे 1200 में लिखी गई थी, 1203-4 नहीं है, पूरे 1200 में। तो कवि आस, चंदन को बाला की आस थी, इसीलिए 1200 ईस्वी में। और ये आस कहां थी कि भाई चंदन को क्या पता था कि बाला कहां आएगी? बोला जालोर में आएगी। कब आएगी? 1200 ईस्वी में आएगी। ठीक है। इसमें कुल छंद कितने थे? 35 छंद थे। चंदन को बाला, अच्छा चंदन 35, इसका मतलब क्या हुआ? चंदन 3 साल का था और बाला कितने साल की थी? 5 साल की थी। जो छोटा होता है वही तो वेट करता है ना। छोटे बच्चे को माँ का वेट होता है कि नहीं होता है? अब यहां ना कह दिया सर चंदन री माँ की बाला, यहां मत कह दे, ऊंदा काम मत करिया। तो 3 साल, तो 3 चंदन, 3 साल का चंदन और 5 साल की बाला, तो 35 छंद। याद करने के तरीके हैं अलग अलग। ये क्या है? ये लघु खंड काव्य है। क्या है? लघु खंड काव्य। क्यों है भाई? खंड काव्य तो है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है, लेकिन साहब ये लघु शब्द क्यों आया? साहब लघु शब्द इसलिए आया क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या, 8 से अधिक सर्ग होते हैं तब महाकाव्य होता है। यहां तो 8 से छोड़ 8 सर्ग ही नहीं, एक केवल छोटे से छंद है, तो इसलिए लघु खंड काव्य है। और इसमें रस कौन सा प्रधानता है? तो इसमें करुण रस की प्रधानता है। अब करुण रस तो होगा ही होगा। चंदन बेचारा मतलब दुखी हो रहा है, उसको याद आ रही है बाला की, बाला है जो 5 साल की बाला अभी तक आई नहीं है ना। तो 1200 ईस्वी में आएगी, तो इसलिए एक करुण रस है। ये बड़ी दया आ रही है, आप सबको भी दया आ रही होगी मेरे साथ साथ चंदन पर कि बेचारे चंदन से मिलने बाला आई नहीं, है ना। राजस्थानी मिश्रित गुजराती है, राजस्थानी मिश्रित गुजराती है। तो यह है चंदन वाला रास, 1200 ईस्वी, कवि आसकु 35 छंद में लिखी गई एक रचना है, लघुखंड काव्य है और करुण रस की प्रधानता है, भाषा राजस्थानी मिश्रित गुजराती है। आगे चलते हैं, उपदेश रसायन रास। अब राजस्थानी मिश्रित गुजराती, गुजराती याद करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है भाई। जालोर, जालोर किसके टच में है? गुजरात में। और उस समय की बातें हैं, तब जालोर गुजरात कोई राज्यों का डिवाइडेशन थोड़ी हो रखा था। तो इसका मतलब जालोर गुजरात एक ही तो चीज थी, ये सारा मतलब सौराष्ट्र वाला इलाका मिला हुआ ही तो था। तो कुल मिला के कह सकते हैं भाई जालोर गुजरात के टच में, इसलिए गुजराती है, राजस्थानी प्रभावित गुजराती। उपदेश रसायन रास क्या है? उपदेश रसायन रास। तो उपदेश रसायन रास जो है ये जिन दत्त सूरी, याद करने का तरीका सर हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। जिन्होंने दिया उपदेश, जिन दत्त उपदेश, जिन दत्त उपदेश, जिन यानी जिन्होंने, दत्त यानी दिया, क्या दिया? उपदेश दिया, और कुछ नहीं दे सकते थे वो, तो जिन्होंने दिया उपदेश, जिन दत्त। ये 30 पद्य में लिखी हुई रचना है, ठीक है। और कृष्ण की रास लीला का वर्णन है, और रास लीला करने वाले ये प्रथम कवि हैं। कृष्ण की रास लीला की प्रथम कवि, थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो गया, कृष्ण की रास लीला का वर्णन करने वाले प्रथम कवि हैं। उपदेश रसायन रास, ये अपभ्रंश देख लीजिए, यहां लिखा हुआ गया, अपभ्रंश चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न रास परंपरा का आरंभ माना जाता है, ठीक है ना। अपभ्रंश चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न, चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न रास परंपरा का आरंभ जो है वो उपदेश रसायन जो है से माना जाता है। तो सर ये तो बात वो प्रथम ग्रंथ, वो हिंदी का प्रथम है, प्रथम हिंदी में लिखित प्रथम जैन काव्य भरतेश्वर बाहुबली, लेकिन अपभ्रंश में लिखित प्रथम जैन रास काव्य कौन सा है? तो वो काव्य होगा, यही काव्य होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को थोड़ा, ये अच्छा पॉइंट है।
अब है स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र अभ्रंश प्रभावित हिंदी है। इसके अंदर जिन धर्म, देखिए जिन धर्म है, ये जिन दत्त उपदेश और जिन धर्म, धर्म जो है उसका पालन हमेशा भद्र पुरुष करते हैं। जो धर्म है उसका पालन जो है वो भद्र पुरुष करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हम अधजल गगरी छलकत जाए, आजकल हम जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं और किताबों को पढ़ के जो है वो धर्म पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। तो ये एक सिस्टम है, आजकल बदल रहा है। घोर कलयुग आएगा तब ऐसा होता चलेगा। खैर अपने क्या करना है, अपने तो पालन करते रहो। स्थूली भद्र रास अभ्रंश प्रभावित जिन धर्म स्थूली भद्र, जिन धर्म स्थूली भद्र। ठीक है, चलिए जिन धर्म स्थूली भद्र। आगे आइए, 1209 ईस्वी कोशा नामक, ये इसमें है क्या, कोशा नामक एक वेश्या है, उसके पास रहने वाले स्थूली जो भद्र हैं को कवि ने जैन धर्म की शिक्षा के बाद मोक्ष का अधिकारी बताया। यानी जैनों की एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जैनों ने क्या किया कि अपनी हर कथा का आधार हिंदू धर्म बताया, लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया कि जैन धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म साबित करने का प्रयास किया, जैसा कि हर धर्म करता भी है। तो इन काव्यों में जैसे अपन और भी पढ़ते हैं, जैसे पौमचर्यु है, रिठ्ठमणचर्यु है, तो उनमें क्या होता है कुछ ग्रंथों में, जैसे राम लक्ष्मण को भी अंत में जो है भद्र होकर जो है मतलब जैन धर्म ग्रहण करते हुए बताया गया है। तो ऐसा क्यों किया है, ताकि उन्होंने बताया कि जो बड़े बड़े लोग थे वो उन्होंने भी लास्ट में जैन धर्म को ग्रहण किया, यानी धर्म जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। तो इन ग्रंथों में यही है कि वह जैन धर्म की शिक्षा के बाद मोक्ष का अधिकारी बना, यानी उसके बाद उससे क्या है मतलब एकदम जो सच्चाई का ज्ञान हुआ। हालांकि सब धर्मों का मूल क्या है, सत्य का ज्ञान कराना। कबीर ने भी क्या कहा, आत्मा परमात्मा, है ना। 11th क्लास की अगर किताब आपने पढ़ी हो तो उसमें बहुत बढ़िया पंक्ति है कबीर की। कबीर जो कहते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है ना। तो जैसे वो कहते हैं कि अग्नि जो होती है, अग्नि कभी जलती थोड़ी है। आप जब माचिस से तिली जलाते हो तो अग्नि थोड़ी जलती है, वो जल क्या रही है, वो तो लकड़ी जल रही है। और जैसे वो लकड़ी जल रही है, इसका मतलब क्या है, मनुष्य शरीर चल रहा है। जैसे ही वो अग्नि जो है वो बुझेगी, तो वो अग्नि नहीं बुझी, वो तो लकड़ी जो है वो बुझी है। अग्नि क्या है, गायब हो गई। अर्थात ये आत्मा है। जैसे ही आत्मा हम में आई, हम प्रज्वलित होते रहे, और आत्मा चली गई तो मरा कौन, शरीर मरा, आत्मा नहीं मरी। तो उस दोहे का जो वर्णन है बहुत ही शानदार दे रखा है ना। तो जैन धर्म की शिक्षा के बाद मोक्ष का अधिकारी बताया गया है किसको, स्थूली भद्र। स्थूली भद्र रास अभ्रंश प्रभावित हिंदी जिन धर्म सूरी 1209। अब यहां पे याद रखना कि इसका सन जो है 1209। अब मैं क्यों बता रहा हूं, मैं पिछली क्लासों में मैंने बताया 3-4 क्लास, अपनी 4 क्लास हो चुकी है पहले। वर्तमान में किस ग्रंथ की कौन सी शताब्दी है, इस पर विशेष ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आजकल पेपर को टफ बनाने का ये एक ही तरीका बचा है, वरना स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ने लग गए हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। रेवंत की, तो ये तो सिंपल है, रेवंत की विजय हुई। ये लीजिए साहब, रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी, इनका है 1203। अच्छा, रेवंत गिरी पर्वत पर विजय हुई थी। ठीक है, तो रेवंत गिरी पर्वत पर विजय हुई, कैसे हुई, उसने बोला 3 गिनते विजय, 1 2 3, ये लो साहब विजय हो गई। 1 2 3, ये लो साहब 1 2 3 1, ये विजय हो गई। इतनी जल्दी विजय हो जाती है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आप इजी वे में याद कर सकते हो। रेवंत की विजय हुई, कैसे विजय हुई, 1 2 3, ये लो साहब विजय हो गई। 1 2 3 1 ईस्वी में विजय हुई। अब इसमें किसका वर्णन है, नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरी जो है इनका तीर्थ है, उसका वर्णन किया गया। अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं नेमिनाथ रास की। नेमिनाथ जो रास है, ये तीन तरह की रचनाएं, नेमिनाथ रास, नेमिनाथ फागु, नेमिनाथ चरित। यानी नेमिनाथ से संबंधित जो हैं वो रास, फागु और चरित तीनों प्रकार के काव्य लिखे गए हैं। ठीक है ना, आचार नहीं लिखा गया, नाथ फागु, रास, फागु और चरित। तो यहां पर है रास। देखो अब इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बात करोगे, किसकी बात करोगे, नेमिनाथ फागु, ठीक है, तो नेमिनाथ फागु, और फिर आप बात करोगे नेमिनाथ चरित। ठीक है, तो अब आपको याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी कि सर हम तो भूल जाएंगे रास कौन सा है, फागु किसका। तो इसको देखो, हमेशा जो गुणी व्यक्ति होते हैं और जिनकी सुमति, अच्छी बुद्धि होती है, सुमति यानी अच्छी बुद्धि, अच्छी मति और गुणी, वही लोग रास रचाते हैं। भगवान कृष्ण से बड़ा
संसार में 16 कलाओं से संपन्न और कोई व्यक्ति नहीं था। भगवान राम से भी वो बहुत आगे थे, यानी वो 16 वो छल भी करना जानते थे, वो सामने से युद्ध करना जानते थे, वो शाम दाम दंड भेद हर नीति जानते थे। वो तो जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरुम, है ना। तो जो सुमति, जो सुबुद्धि वाले और गुणी व्यक्ति होते हैं वही क्या रचाते हैं, रास। तो नेमिनाथ रास जो है वो सुमति गुणी। उसके साथ ही अब इसको याद करना है फागु। तो नेमिनाथ फागु, फाग अभी फागण का महीना चल रहा है, आपको पता है। आज ये क्लास जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज धुलंडी का दिन है, इससे आपको पता रहेगा ये क्लास मैंने कब रिकॉर्ड की है, ठीक है। तो फागु, फाग जब खेलते हैं, होली के रंग खेलते हैं, तो रंग जो है बच्चे कहां डालते हैं एक दूसरे में, तो हम आप जानते हैं कि शेखर सिर में डालते हैं। तो ये रचना किसकी है, राजशेखर की है। किसकी रचना है ये, राजशेखर की रचना है। तो चलो हमें दो रचना याद आई। अब बात करते हैं नेमिनाथ चरित। चलो अब देखते हैं चरित किसकी रचना है, ये हम आगे देखेंगे। क्यों देखेंगे, ताकि तब तक आपको ये दो याद आती है कि नहीं आती है। चलिए, तो नेमिनाथ रास जो है वो 58 छंद की रचना है। कितने छंद है इसमें, 58। अब तक हम 3 बार पढ़ के आ गए। 15 सर्गों में कौन सी है, पंच पांडव चरित्र। 35 छंद में कौन सी है, तो वो है कवि आसगु की है। 3 साल का 5 साल का पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, ठीक है। अब देखिए ये नेमिनाथ सुमति गुणी 58 छंद में, ये भी 1231 में बताई जा रही है। तो अब क्या ये नेमिनाथ जो रास है ये 1231 में नहीं है, 1231 में, 1231 में यही है। इसका रचना काल जो है 1, 2, 1 और 3 ईस्वी, 1213 ईस्वी है। कौन सा काल है इसका, 1213। याद रखना ये यहां गलत है, क्योंकि आपको पता है इस टाइप की टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। 1213 ईस्वी है, 1231 इसका है। नेमिनाथ रास जब रचाई, तो जब रास रचाई जाती है, आपने नोटिस किया होगा जो डांस सिखाते हैं वो कैसे सिखाते हैं, 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3, ऐसे सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। तो नेमिनाथ जो रास सिखाई जा रही थी वो कैसे सिखाई, 1 2 1 3 1 2 1 3, इस तरह सिखाई जाती है। 12 13 इस तरह से याद करने, आनंद के साथ याद कीजिए। 58 छंदों में लिखित रचना है, ठीक है ना। तो रास जो है वो करने की जो लिमिट थी, लास्ट आयु थी, बोला 58 साल में रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। 58 साल बाद में आपको रास नहीं सिखाई जाएगी। तो रास सीखने की अधिकतम आयु कितनी थी, 58 वर्ष थी। इसीलिए हमने इसमें छंद कितने यूज किए, 58 छंद यूज किए। अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। और विवाह के समूह पशुओं का रोदन, इसका विषय क्या है। नेमिनाथ ने विवाह, जब नेमिनाथ जी का विवाह हो रहा था तो विवाह के समय इन्होंने क्या सुना, इन्होंने सुना पशुओं का रोदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। पशुओं का रोदन सुनकर, मतलब उनकी पीड़ा चीख पुकार सुनी और ये विवाह से बीच में से उठकर चले जाते हैं। तो विवाह के समय पशुओं का रोदन सुनकर जो है वो रास करना बंद कर देते हैं। बोला मैं नाच रहा हूं और पशु रो रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। तो इन्होंने रास बीच में ही रोक दी। इस तरीके से हमें स्टोरी के माध्यम से जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो साहित्य को पढ़ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कच्छुली रास। 2 बहनें थी, क्या थी, बहनें थी। एक का नाम था कच्छुली, एक का नाम था प्रज्ञा। बस दोनों एक दूसरे के तिलक करती थी। कच्छुली और प्रज्ञा 2 बहनें थी। कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक, कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि जो है वो मेरुतिंग की है, ये सबको पता है। इसका सन जो है वो 1361 है। इसका सन कितना बताया गया है, 1361 बताया गया है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली, ये थोर नहीं है, घोर है। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। मुझे एक बात बताओ, भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो वज्र होता है, परशुराम जी कहते थे ना कि मेरा वज्र देख, वज्र के समान, है ना, जो फरसा। तो वज्र का ये देखो ब्रज नहीं है, ये है वज्रसेन सूरी। क्या है, वज्रसेन सूरी। वज्र का प्रहार जो है वो घोर होता है कि नहीं होता, घोर यानी भयंकर। इसीलिए भरतेश्वर बाहुबली घोर रास जो है वो वज्रसेन सूरी की है, जबकि भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो है शालिभद्र सूरी की। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी, ये देख लीजिए, नेमिनाथ फागु आ गई, राजशेखर सूरी। ये रचना दोस्तों लिखी गई थी 1350 में। कब लिखी गई थी, 1350 में लिखी गई थी। और इसमें किसका वर्णन है, देखो इसमें क्या है, इसमें नेमिनाथ, आपको ये चीज नहीं पता होगी, मैं बताता हूं। नेमिनाथ विद राजुल, नेमिनाथ विद राजुल। अब आप पूछोगे सर ये राजुल कौन है, तो नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन है। ये विवाह की कुंकुपत्री है,
विवाह का वर्णन, ठीक है। आज तक आपको ये बार बार पूछा जाता है बीसल देवरासो की नायिका कौन है, अभी फिर पूछा गया था बीसल देवरासो, नेट में फिर आ गया था। तो राजमती है, वो मात्रा कभी छोटी लगा देते हैं, कभी बड़ी लगा देते हैं, कहीं नागमती कर देते हैं। तो बार बार अब लोग है ना सेट बैठ गए कि भाई कौन सी नागमती कहां की है, राजमती कहां की है, पद्मावती कहां की है, पद्मिनी कहां की है, लोगों ने रट लिया। आने वाला समय क्या आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि नेमिनाथ और जो नेमिनाथ फागु की नायिका का नाम बताओ, तो उस नायिका का नाम क्या है, राजुल। नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन है नेमिनाथ फागु में, जो 1350 ईस्वी में लिखी गई थी राजशेखर शूरी। और फिर मैंने जो बताया था चौपई, नेमिनाथ चौपई, मैंने चरित्र बताया था, नेमिनाथ चौपई नाम है उसका एग्जैक्ट। तो देखिए आप सोचिए दोस्तों, चौपाई छंद का सर्वाधिक सच्चा शानदार बढ़िया प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, आप सबके दिमाग में क्या आया होगा, तुलसीदास आया होगा। तो चौपाई वही लिखते हैं जो स्वभाव से बड़े विनयशील होते हैं, जो स्वभाव से बड़े विनयशील होते हैं। और ये आजकल देखो चौपाई से मुझे याद आया कि वर्तमान में भी हम काफी पढ़ रहे हैं, कई बार टीवी में डिबेट भी देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के जो साहित्य है उसके साथ खिलवाड़ की गई। हम जो एक वो पंक्ति पढ़ते हैं, ढोल गवार पशु शूद्र अरुणारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो हम वो पंक्ति पढ़ते हैं, आज तक हम उसे सच्चाई मान के बैठे हैं। जब नए नए शोध होते हैं तो उसका अर्थ निकल के आता है, बोला ये अर्थ था ही नहीं, जो हमारे धर्म में छुआछूत जातिवाद बहुत लेट आया था, कोई कहते हैं मौर्य काल के बाद आया था, अंग्रेजों के समय बहुत ज्यादा चरमोत्कृष्ट पर था, उन्होंने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति के तहत हमें हमेशा हम सदियों से बांटते आए हैं, क्योंकि हमें बांटने की कोशिश की गई। इसी तरह से अभी जो पंक्ति मैंने पढ़ी एक दिन कहीं पर, कि उसमें असली पंक्ति क्या थी, ढोल गंवार शुद्ध पशु रारी सकल ताड़ना के अधिकार। शुद्ध पशु यानी मारवाड़ी में केवल आवारा पशु, और रारी मतलब जो चलते फिरते राड़ करने वाला होता है वो होता है। लेकिन उसे बांटने के लिए क्या है, मतलब क्या कर दिया, शूद्र कर दिया। शूद्र शब्द का उस वक्त प्रयोग भी नहीं होता था, ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर वास्तव में सच्चाई हमारे सामने आए तो हमें पता चले कि हम लोग आज वास्तव में शिक्षित हैं, हम लोग कभी छुआछूत जातिवाद जो है उसको मतलब एकदम जड़ से मिटाने के लिए तुले हुए हैं, और हम सभी मिलजुल कर इस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज निकल के आई कि चलो, और मैं भी सोचा करता था कि तुलसीदास जी जैसा इतना बड़ा विद्वान आदमी क्या कभी ऐसी पंक्ति लिख सकता है, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो बढ़िया चीज है कि तुलसीदास जी जैसे व्यक्ति ऐसी सोच नहीं रखते, ऐसी बात वो कभी नहीं कर सकते, जो हिंद और इस्लामिक संस्कृति को भी मिलाने, मतलब उन्होंने कहीं कहीं जो रामचरितमानस है उसमें समन्वित संस्कृति पर बल दिया है कि सब मिलजुल कर रहे हैं, इस पर बल देने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता था। तो चलो अच्छी चीज है, उस पे इतिहास पे तो हम नहीं जाना चाहते। तो चौपाई कौन लिखता है, जो विनयशील व्यक्ति होता है वही क्या लिखता है, चौपाई लिखता है। उसके बाद है लघु नयन चक्र और दर्शन सार और द्रव्य सहाय प्रकाश। आप इस पंक्ति को ऐसे भी पढ़ोगे, दब्ब सहाय, ठीक है, प्रकाश। तो ये द्रव्य सहाय प्रकाश, ये तीनों ग्रंथ जो है देवसेन के हैं, जिसमें ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लघु नयन चक्र, ये नायन नहीं है, लघु नयन चक्र, दर्शन सार और द्रव्य सहाय प्रकाश, ये ग्रंथ है। तो ये भी अपने में बहुत है। अब देखिए जो देवसेन है, देवसेन के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इनकी जो भाषा है वो अपभ्रंश के नजदीक बहुत है, अपभ्रंश के नजदीक है। इनकी जो भाषा है वो किसके नजदीक है, अपभ्रंश के नजदीक है। उसके बाद ये जो ग्रंथ है ना इनका, कौन सा, ये द्रव्य सहाय प्रकाश, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वृहत नयन चक्र। नयन चक्र ये इसका नाम है। देखिए ये लघु नयन चक्र है और ये वृहत नयन चक्र है। दिमाग में रखना, ये क्यों रखना दिमाग में, मैं थोड़ा मिटा देता हूं। देखो ये जो ग्रंथ है ये है लघु नयन चक्र, ठीक है, और ये जो ग्रंथ है इसका दूसरा नाम है वृहत नयन चक्र। अब मान लो पेपर में आ जाए और हम लोग यूं सोचें कि लघु नयन चक्र पढ़ाई, लेकिन ये वृहत नयन चक्र तो था नहीं, किसी और का था। अरे ये इसी का दूसरा नाम है, ये जो द्रव्य सहाय प्रकाश ग्रंथ है इसी का दूसरा नाम जो है वो है वृहत नयन चक्र, ठीक है। और इसे बाद में गाथाबंध, प्राकृत में इसे क्या कहा गया है, प्राकृत भाषा में इसे गाथाबंध कहकर भी पुकारा गया है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। तो 13 ग्रंथ हम लोगों ने पढ़े और इसी के साथ जो है हमारा जैन काव्य जो है
वो समाप्त होता है। जैन काव्य में इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं इतने अधिक जितने हम सोचते हैं। और मान लो कुछ और प्रश्न निकलते हैं, आपको लगता है कि नहीं सर इसमें और भी प्रश्न निकलते हैं, ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को लेकर बहुत ही सार गर्भित क्लास है। और बात करते हैं अगर नेट की, सेट की, तो उसमें भी काम आएगा। साहित्य वही है, बस थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। इस बार सेकंड ग्रेड के अंदर जो बहुत ही गजब पेपर बनाया गया था, लैंग्वेज मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन, और सब प्रश्नों में नहीं है नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उसके लिए हमें कम से कम इतना तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें टॉप लेवल पे चलना पड़ेगा। और आप लोग पहले से ही पास होने की सोच के चलते हो तब फेल हो जाते हो। हम ये सोच के चलें मेरिट कितनी भी रहे आई डोंट केयर, कट ऑफ कितनी भी रहे आई डोंट केयर, इसके अलावा जैसे वैकेंसी कितनी भी आए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वैकेंसी पेपर कब हो कोई मतलब, आपका एक ही टारगेट रहना चाहिए। और वो टारगेट क्या रहना चाहिए? वो टारगेट ये रहना चाहिए कि साहब कुल पेपर में 150 प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे? बोला गुरुजी 150 आएंगे, मुझे 150 में से 140 प्रश्न सही करने हैं, बात खत्म। इसके अलावा कुछ मत सोचो, सिर्फ एक चीज पर कंसंट्रेट रखो कि मैं इस बार अपना साहित्य इतना शानदार कर लूंगा, मैं इस बार अपना व्याकरण इतनी शानदार कर लूंगा, मैं अपनी शिक्षण विधियां इतनी शानदार कर लूंगा कि 140 प्लस जो है वो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जीके में एवरेज पढ़ूंगा तो भी 60 प्लस रहूंगा। 140 और 60 कितने हो गए साहब? कितने होते? 200 हो गए। 200 इंटू 2 कर लीजिए दोस्तों। ये टारगेट अगर आप लेके चलते हो, पेपर कैसा भी आओ मुझे मतलब नहीं है, मैं 140 प्लस सही करूंगा। ये जोश जुनून और ये जिद लेकर तैयारी करोगे ना तो आप ये टारगेट अचीव भी कर लोगे। देखो मैंने लिया था एक टारगेट, मैंने यही लिया था सेकंड ग्रेड में कि मैं जो अपने गुरुजी थे, हमारे जो टीचर थे, उनके क्वेश्चन मैंने सर से पूछा। मैंने कहा सर, जैसे आपने भाग मिल्खा भाग देखी है, तो भाग मिल्खा भाग में वो पूछता है ना कि सर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इंडिया का रिकॉर्ड है वो कितने मिनट का है? तो बोला कि तू कर लेगा? बोला आप तो मुझे रिकॉर्ड बताइए। तो वो रिकॉर्ड कागज पे लिख के देता, बोला इतना रिकॉर्ड है, ठीक है। वैसे ही मुझे मेरे सर ने ये बोला कि मेरे जो है 133 या ऐसा कुछ बोला था, मुझे याद है कि मेरे इतने प्रश्न सही किए थे, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने उसी दिन उसी वक्त उनके सामने बैठे बोला, मैंने कहा सर आपसे एक ज्यादा सही करूंगा, इस बार मैं पेपर में बैठ रहा हूं, आपसे एक ज्यादा सही करूंगा। और दोस्तों मैंने पूरा जी जान लगा दिया। रिजल्ट ये आया कि जब पहले सही हो रहे थे 141 मेरे सही हो रहे थे, बाद में मेरे 136 प्लस ही सही हुए थे, यानी 3 प्लस निकल गया। अब तो मैंने टारगेट तोड़ दिया। रिकॉर्ड वो होता है जिसको आप तोड़ सको। अक्सर लोग टारगेट कैसे लेते हैं, अरे तू समझे कौन नहीं, तू 80% का टारगेट लेके चलेगा ना तो 70 तो बन जाएंगे। तो भैया तेरा टारगेट 70 का 80 का है ही नहीं। टारगेट वो होता है जिससे ऊपर ही रह जाए। मेरा टारगेट तो इतना ही था उस वक्त कि मुझे 360 प्लस निकलना है, प्लस यहां मेरा टारगेट था कि गुरुदेव से इतना आगे निकलना है। और हुआ क्या दोस्तों, ये जो टारगेट था मैं इससे इस टारगेट पे रहा, कितने नंबर आगे रहा? 26 नंबर आगे रहा। तब जाकर सिलेक्शन होगा भाई मेरे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। तुम लोग टारगेट ये ले लो ना अभी से ही, और मैं करवाऊंगा आपको तैयारी इस टारगेट की। देखते हैं कहां तक जो है मुसीबतें परेशानियां हमें जो है वो गिराने का प्रयत्न करती है। हम जीत के बताएंगे, क्योंकि विजय सुनिश्चित है। और तैयारी जीत की कीजिए, क्योंकि हार बहुत लिए हम, अब की बारी हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।